डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि मैं इस प्रश्न को आपके दिमाग में फिट कर सकूँ, आसान शब्दों में समझा सकूँ। देखो, यह प्रश्न है क्या? यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो, 3 प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर और इन तीनों प्रश्न का एचसीएफ ज्ञात करना है। साधारण विधि से नहीं, यहाँ हमें बोल दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ही एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एचसीएफ और इससे एलसीएम, हमें तो यहाँ पर केवल एचसीएफ ही ज्ञात करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ मैं साथ में एलसीएम भी समझाते चलूँ। बनाना नहीं, चाहे एचसीएफ बनाना नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, आखिर एचसीएफ में हम क्या ज्ञात करते हैं और एलसीएम में क्या ज्ञात करते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी प्रश्न मैं आपको समझाऊं या यहाँ हल करूं, मैं उसका छोटे से छोटे पॉइंट को भी देखते और समझाते चलूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम का। एलसीएम ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम की बात किया जाए तो लोवेस्ट, एल से और सी से कॉमन और एम से मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीपल ही ठीक है, सॉरी, MULTIPLE, मल्टीपल। ठीक, अब देखो एलसीएम का पूरा नाम मैंने समझाया क्या कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है उदाहरण में 2, 4 और 6, और मैं आपको कहूँगा कि इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो देखो, सबसे पहले मैं एलसीएम ज्ञात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि एलसीएम में मैंने जो ज्ञात किया वो आखिर क्या ज्ञात किया। सबसे पहले 2 से लगाते हैं हम, तो एक बार में, यहाँ 2 बार में और यहाँ 3 बार में। अब नहीं लगेगा तो हम करते क्या हैं कि उन सभी को गुना कर देते हैं हम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 2 4 चढ़ते 12 आ जाएगा। देखो, ये 12 आखिर क्या ज्ञात हुआ? तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात हुआ, ठीक ना? मेरा कहने का मतलब ना, ये सबसे छोटी संख्या ज्ञात हुआ। सबसे छोटी संख्या, ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या हमने ज्ञात किया जो 2 से, 4 से और 6 से कट जाएगा। इससे छोटी कोई और संख्या नहीं है। आप खुद ट्राई करके देख लो। 12 से कोई छोटी संख्या है जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए? नहीं है। 2 से देखो 12 6 बार में कट जाएगा, 4 से 3 बार में और 6 से 2 बार में कट जाएगा। इससे यदि छोटी संख्या ज्ञात है तो कमेंट करके बताओ। नहीं है। तो वास्तव में हम लोग एलसीएम मतलब क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम मतलब वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जो दी गई संख्या से कट जाए। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर एलसीएम में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से हम एचसीएफ को समझेंगे। देखो, एचसीएफ, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, 2 4 6, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो, आप लोग कैसे निकालते हो? 2 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 1 मिलेगा, 4 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 1 मिल जाएगा, और 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 1 मिल जाएगा। अब हम इसको घेरा लगाते हैं, जो सब में रहता है उसको घेरा लगाते हैं। तो 2 का लगेगा और 1 का लगेगा। 1 का लगाना जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है। तो देखो, हमारा एचसीएफ बराबर जो घेरा लगाया वो 2 आ गया एगो, और वो 1 आया, यानी कि एचसीएफ हमारा 2 है। तो देखो, 2 जो है ना सबसे बड़ी संख्या है। किसके लिए? 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, जो इन तीनों को काट सकता है। बात को समझ रहे हैं? ये जो 2 है ना, बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इन तीनों को काट सकता है। इससे बड़ा कोई और नहीं है। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। बात को आप ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। और बात समझ में आए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। देखो,
हम लोग एचसीएफ को समझें, एलसीएम को समझें। एक बार मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। एलसीएम मतलब एलसीएम 2 4 6 का जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारा 12 आया। तो 12 जो आया यह सबसे छोटी संख्या है, जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। इससे छोटा कोई और नहीं है। ठीक, अब एचसीएफ समझना। एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जो हमने एचसीएफ ज्ञात किया 2 4 6 का एचसीएफ ज्ञात किया तो कितना आया? 2 आया। तो 2 जो है बड़ी से बड़ी संख्या है। किसके लिए? इन तीनों के लिए, जो तीनों को काट सकता है। 2 से बड़ा कोई और नहीं है। यदि है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो बात समझ में आपको आ रही है? तो चलो, मैंने जो ही बेसिक बात था एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको जो प्रश्न है 3 को हम उससे हल करेंगे। इन तीनों प्रश्न को हम पहला में 3 जो प्रश्न है इन तीनों प्रश्न को हम हल करेंगे। जो भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो ही प्रश्न बना यदि आप उसको स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो बाद में आपको उतारना, कॉपी पर उतारना आसान होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक प्रश्न को समझने के बाद खुद से ही सॉल्व करने का प्रयास करें, छापने का प्रयास न करें। खुद से बनाएंगे तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तैयारी भी बेहतर होगी। तो मैं इसे मिटा देता हूं और पहला प्रश्न हल करने के लिए लग जाता हूं। देखो, सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम साधारण विधि जो अभी हमने बनाया उसका यूज नहीं करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय का यूज करना है। एल्गोरिथम मतलब प्रमेय होता है, इंग्लिश वर्ड यहाँ दिया हुआ है एल्गोरिथम। तो देखो, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले रफ करेंगे, ROUGH रफ। परीक्षा में भी आपको कुछ इसी प्रकार से करना है, रफ लिख देना है और कुछ इस प्रकार से घेर देंगे और इधर रफ करेंगे, इधर बनाएंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी परीक्षा कॉपी चेक करते रहेगा उसको आसानी से मतलब कि थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और क्या, जब साइड में रफ रहेगा तो इधर मिलाना, इधर बनाया हुआ रहेगा, रफ साइड में रहेगा तो उसको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ किस प्रकार से विद्यार्थी ने प्रश्नों को हल किया है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि 225 है, यहाँ पर ही लिख देंगे कि 225 बड़ा है किससे? 135 से बड़ा है। ठीक, और उसके बाद 225 को हमें 135 से भाग देंगे। देखो, भाग देंगे तो एक बार में यहाँ 135 लग जाएगा, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 12 में से यहाँ पर 9 और यहाँ कट्टम कुट्टम। अब देखो 90 शेष पर बचा, तो 90 को घेर कर यहाँ से उतार लेना है, फिर इसको लगाएंगे हम तो एक बार में हमारा 90 लग जाएगा। फिर घटाएंगे तो 5 और 13 में से 9 गया 4 45, फिर इसको घेर के यहाँ से हम 90 उतार देंगे तो 2 बार में 45, ओहो 2 बार में 90 ना, 2 बार में 90 लग जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो खट्टम कुट्टम आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि रफ किस प्रकार से करना है। अब देखो एक चीज और समझो, बीच में भाज्य रहता है और यहाँ भाजक होता है और जो इधर प्राप्त होता है वो भागफल रहता है और जो नीचे प्राप्त रहता है वो हमारा शेषफल रहता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नीचे शेषफल रहता है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल आप प्लस शेषफल होता है, कहो कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। तो अब देखो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसका उपयोग करेंगे हम। यहां पर हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख रहा हूं, एल्गोरिथम मतलब प्रमेय ही होता है, प्रमेय से। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग चलेंगे तो 225 जो है, देखो ना यहाँ पर 225 हमारा भाज्य है, 135 भाजक है, भागफल 1 है और शेषफल हमारा 90 आया है। तो हम 225 बराबर लिख सकते हैं, यानी भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, लिख सकते हैं ना। तो देखो मैंने 225 बराबर लिख दिया, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब 135 बराबर लिखेंगे, या इस प्रकार समझना जो यहाँ रहता है ना वही उतारते हैं, और नहीं तो इस प्रकार समझना कि जो घेरे हुए रहते हैं उसमें से उतारते हैं। पहला घेरा हुआ यहाँ था 225 में और उसके बाद 135 में है, या इस प्रकार समझो कि यहाँ उतारते हैं। तुम जैसे भी इसको समझो। अब देखो 135 के बदले हम क्या लिखेंगे, तो भाजक गुने भागफल, तो 90
गुने 1 अब प्लस 45, आसानी से लिख देंगे, है ना। अब देखो आगे, अब हम 90 बराबर लिखेंगे। मैंने बताया कि यहाँ से जो रहता है वही उतार लेना है। क्या लिख सकते हैं, तो 45 गुने 2 यानी कि भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, तो शेषफल कट्टम कुट्टम, कहने का मतलब 0। ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ जो मिला वही हमारा एचसीएफ है। हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एचसीएफ बराबर 45। यहाँ जो 45 है ना, है अंतिम में जो काट दिया, तो कहने का मतलब यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। मैंने बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। पहला प्रश्न अब आप समझ गए होंगे, और चाहे तो आप अगला प्रश्न खुद से भी बना सकते हैं। तो एक काम करो, इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करो, ठीक, और खुद से बनाओ। और बनाने के बाद भी इस वीडियो को कंटिन्यू करना और चेक करना कि क्या मैंने सही बनाया। यदि सही हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि हाँ मैंने बना लिया, मुझे अच्छा भी लगेगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। चलो अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, अपना बात समाप्त करते हुए हम प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि 196 और 38,220 इन दोनों का एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, तो वही एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप इधर रफ लिखेंगे, रफ लिखने के बाद पता करेंगे कौन बड़ा है, तो 38,220 बड़ा है किससे, 196 से बड़ा है। तो करें क्या हम कि 38,220 में 196 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो भाग करेंगे तो क्या बार में लगेगा, 2 बार में लगा सकते हैं क्या। चलो 196 हम 2 से लगा के देखते हैं, शायद नहीं लगे। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 38, 1 39। देखो ना 382 है ही, 392 आ गया तो नहीं लगेगा। तो एक बार में तो आसानी से लगा सकते हैं। कितना आया, 196 आया एक बार में। अब घटाएंगे तो 12 में से 6 हो गया 6, और यहाँ एक पैंचा दे दिए तो 7 हो गया। 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 2 हो गया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब देखो इसको घेर देना, सॉरी अभी घेरना नहीं है। यही मिस्टेक से आप लोगों में बचने, मैं यहाँ पर यही चीज़ बताता है कि यहाँ घेरना नहीं है, और वो गलती मैं खुद ही कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले जितना लग सकेगा भाग जैसे बनाते हैं उसी तरह से पूरी तरह से बनाएंगे, और शेषफल जो बचता है ना उसको हम ब्रैकेट से घेरेंगे। तो यहाँ हम 2 उतारेंगे, और 2 उतारने के बाद हम चेक करेंगे कितना से लगेगा। तो देखो 196 है, हम 9 से लगाते हैं, तो उतारे तो 6 9 6 54 की 4, बाकी हाथ में 5, 99 81 5 86, बाकी हाथ में 8, 9 कम 9, फिर से 9 6 54 की 4, बाकी हाथ में 5, 99 81 5 86, बाकी हाथ में 8, 9 कम 9 8, 17 17 64 आ गया। ठीक, अब हम यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, एक पैसा दिए जिसके कारण 5 हो गया, 15 में से 6 हो गया 9, एक पैसा दिए जिसके कारण 7 हो गया, तो कट जाएगा। ठीक है, कितना समय लगाया 9 से, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। ठीक, अब देखो अभी और लगाना है, यहाँ से अभी 0 उतारना है, तो 5 बार में शायद लग जाए। 196 में हम 5 से लगाएंगे तो 6 5 30 की 0 बाकी हाथ में 3, 9 5 45 3 48 बाकी हाथ में 4, और 5 एकम 5 4 9। तो हम 5 से लगाएं तो 980 हमारा लग गया। वाह, एक ही बार में कट गया। तो करना क्या है, देखो बताता हूँ। अब यहाँ लिखोगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक, इतना लिख लेना है। और उसके बाद 38,220 बराबर क्या मैंने बताया था कि भाज बराबर क्या लिख सकते हैं, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो हमारा भाजक 196, भागफल 195, और शेषफल कितना है 0 है। तो 196 जो है जब 0 आ जाए तो 196 यहाँ वाला जो रहता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 196 हमारा एचसीएफ हो गया। ये तो बिल्कुल ही आसान था, है ना। अगला प्रश्न आते हैं, तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न में 867 और 255 है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, तो 867 लिख देना है और बताना है कि यह बड़ा है किससे, 255 से बड़ा है। और इधर रफ करना है, ROUGH रफ। क्या करेंगे हम, बड़ा में यानी 867 में हम 255 से भाग करेंगे, ठीक। तो कितना बार लगेगा, 3 बार लगा के देखते हैं। 255 में हम 3 बार लगाएंगे तो 3 पचे 15 की 5 बाकी हाथ में 1, 3 पचे 15 16 की 6 बाकी हाथ में 1 और 6 1 7, यानी कि 3 बार में 765 लग गया। 7 में से 5 गया 2, एक पैसा दिए तो फिर पैसा दिए हैं कहाँ, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और यहाँ 1, फिर कुछ इस प्रकार से घेरेंगे और यहाँ से 255 हम उतार लेंगे। तो अब की देखो ना, 2 बार में कितना लग जाएगा, 2 दूनी 4 0 और फिर यहाँ 2 यानी 204। अब की घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और यहाँ 5, ठीक है। अब यहाँ से इसको घेरेंगे और यहाँ 102 लिख देंगे, फिर कुछ इस प्रकार से 2 बार में 102 लग जाएगा। घटाएंगे तो कट्टम कुट्टम आ गया, ठीक है। इतना तो करने आपको आ ही गया होगा। तो इधर करना कौन सा बड़ा बात है, यहाँ तो लिखना सबसे पहले जरूरी है कि क्या किसी से चल रहे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग चल रहे हैं, जो कि हमने लिख दिया। और उसके बाद भाज बराबर क्या लिखते हैं, सबसे पहले 867, मैंने क्या बताया कि जो घेरा हुआ रहता है उसी को चूज करना है। तो सबसे पहले 867 बराबर क्या लिखेंगे, तो भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल। और उसके बाद 255 बराबर लिखना है, नहीं तो मैंने क्या बताया कि यहाँ वाला उतार दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, 255 बराबर तो 102 गुणे 2 प्लस 51, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे, तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। तो जो काटता है, जो अंतिम रहता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पर एचसीएफ बराबर 51 लिख देंगे, जो कि हमारा फाइनली आंसर हो गया है। कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, तो कोई एक पूर्णांक है। प्रश्न देख रहे हो क्या है, प्रश्न है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो ये तीनों एक साथ है, हम तीनों को अलग अलग सबसे पहले समझेंगे, धनात्मक विषम और उसके बाद पूर्णांक। इन तीनों को सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं कि धनात्मक मतलब क्या होता है। तो देखो, हम जब संख्या रेखा पढ़ते थे, संख्या रेखा पर कोई संख्या दर्शाते थे तो बीच में 0 और इधर जो भी रहता था धनात्मक रहता था और इधर जो भी रहता था वो ऋणात्मक रहता था। यानी कि संख्या या तो धनात्मक होती थी या तो ऋणात्मक होता था। इधर हम लिखते थे +1 +2, देखो प्लस छिप जाता है, प्लस दिखाना जरूरी नहीं हो, लेकिन यही जब लिखेंगे ऋणात्मक लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह देना अनिवार्य हो जाता है। -2, इसी प्रकार से -3, यानी कि इधर में जो भी रहता है धनात्मक होता है और इधर में जो भी बढ़ता है वो ऋणात्मक होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, उसमें से हमें किसकी जरूरत थी, धनात्मक की। धनात्मक आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं विषम पूर्णांक यानी विषम का। तो देखो, सम संख्या और विषम संख्या, सबसे पहले हम सम संख्या समझ लेते हैं, उसके बाद हम विषम संख्या समझेंगे। और यहाँ पर हमारा विषम संख्या ही है, तो यहाँ सम संख्या और उसके बाद विषम संख्या। तो देखो ना, ये भी बहुत आसान सा, ये भी कोई हार्ड नहीं है समझना। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, 1 3 5 7 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। देखो ना, सम संख्या में खास बात और होती है कि इसमें 2 का गुणनखंड होता है। देखो, अब इसको तोड़ेंगे हम 2 को तो 2 गुने 1 मिलेगा, 4 को तोड़े तो 2 गुने 2 मिलेगा, 6 को तोड़े तो 2 गुने 3 मिलेगा। हम क्या पा रहे हैं कि जो भी सम संख्याएं होती है उसमें 2 का अभाज्य गुणनखंड होता है। देखो, इसको हम क्यों समझा रहे हैं, इसका भी आगे जरूरत है, इसी कारण हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है। और विषम संख्या का तो रहने दो, नहीं रहने दो, इसमें 2 का कोई, जब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने सम संख्या क्या समझा, सम संख्या समझा कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसको सम संख्या कहेंगे, और वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। और साथ में सम संख्या के लिए मैंने एक बात और याद करने के लिए क्या कहा कि जो भी संख्या सम संख्या रहेगी उसमें 2 एक
अभाज्य गुणनखंड में 2 जरूर आएगा, और इसका मतलब कि आगे चल के इसका जरूरत है, इस कारण ही मैं इसे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या समझा, धनात्मक किसे कहते हैं वो समझ गए, विषम सम विषम में विषम संख्या को समझ गए, साथ में पूर्णांक समझेंगे। तो देखो ना, संख्या रेखा पर जो भी तुम दर्शा रहे हो 1 2 3 4 और इधर में माइनस में यानी धनात्मक प्लस में ऋणात्मक का साथ में 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक कहने का मतलब कोई भी संख्या पूरे पूरे, और 1 या 2 जो भी है पूरे पूरे रहना चाहिए। अब दशमलव के बाद जो भी रहेगा 3 5 या समथिंग, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं रहेगा, या बटा में रहे जैसे 5/7, इसको भी हल करेंगे तब पूर्ण संख्या नहीं आएगा। जब पूर्ण आ जाए, पूरे पूरे कोई संख्या रहे, उसी को हम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, देखो ना, इसमें क्यू से पूर्णांक को दर्शाया गया है, यहाँ बोल भी दिया है कि जहाँ क्यू कोई किया है तो एक पूर्णांक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो प्रमेय है उसको समझ लेते हैं, वो क्या है। देखो, हम करते क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक धनात्मक संख्या, विषम संख्या मान लेते हैं, विषम संख्या रहना दो ना, हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, जिसको हम b से भाग देते हैं, यानी b हमारा भाजक है। तो भागफल क्या प्राप्त होगा, भागफल हमारा यहाँ पर q प्राप्त होगा। ठीक, और शेषफल r प्राप्त हो जाता है। शेषफल को r से सूचित कर रहे हैं और उसके बाद भागफल को q से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो रहता है उसको हम भाज्य कहते हैं, ये हमारा भाजक कहलाता है, और यहाँ भागफल कहलाता है। ये मैंने अभी ही समझा बताया। और नीचे जो क्या है, ये शेषफल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो तुम बचपन से ये सीखते आ रहे हो, फॉर्मूला सीखते आ रहे हो कि जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। कहने का मतलब a बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो बी क्यू, b भाजक हो गया, q भागफल हो गया, प्लस r, यानी कि bq प्लस r हमारा क्या है, a बराबर bq प्लस r, ही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है, इसका उपयोग इसमें है। ठीक, और क्या समझने लायक है। अब देखो यहाँ एक चीज और समझ लो, यहाँ पढ़ें। देखो, जब भी रिलेशन होता ना है r और b में, r जो है, r हमेशा b से छोटा रहेगा। r क्या है, b से छोटा रहेगा। कैसे छोटा रहेगा, एक उदाहरण लेते हैं। 13 को हम यदि 5 से भाग देते हैं तो 2 बार में 10 लग जाएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, आएगा ना। तो देखो, हम यहाँ पा रहे क्या पा रहे हैं कि जो शेषफल है यह भाजक से कम है ना। यहाँ पर भाजक है, यहाँ जो लिखा हुआ है शेषफल है, तो शेषफल जो है भाजक से कम हमेशा रहेगा, और नहीं तो जैसे ही बराबर या बड़ा होगा तो एक बार में लग ना जाएगा। जैसे 3 के बजाय यहाँ पर 5 हो जाए, तो 5 जो है एक बार में लग जाएगा, चाहे 6 भी हो एक बार में लग जाएगा। तो जब भी रहेगा शेषफल भाजक से कम रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। साथ में और 21 के बराबर चाहे उससे बड़ा रहेगा। तो देखो यहाँ क्या क्या रह सकता है, 5 से छोटा रहेगा, यानी 20 b जो है उससे छोटा रहेगा। कितना तक छोटा रह सकता है, तो देखो यहाँ 0 रह सकता है, शेषफल बचे ही ना, कटम कुटम आ जाए, चाहे 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह। कहने का मतलब है कि 0 के बराबर रहेगा, और नहीं तो 0 से बड़ा रहेगा। जो शेषफल है वो 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं तो 0 से बड़ा रहेगा। साथ में जो भाजक b है उससे छोटा रहेगा। ये भी बात आपको समझ के रखना है। इन सब बातों का हम उपयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करते हुए। देखो, इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि a धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हमने मान लिया। ठीक, तो देखो यदि हम तुलना करें 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 को यदि तुलना करें तो तुम देख रहे हो कि b यानी भाजक की जगह, यानी b की जगह क्या है, तो b की जगह हमारा 6 है। ठीक है, इतना। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या था, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा a बराबर bq + r था। ठीक है ना, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये बराबर हमारा bq + r हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, इतना बात हमने लिख दिया। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, a बराबर, साथ में एक चीज और क्या शर्त बताया था हमने, यहाँ पे शर्त समझाया कि शर्त भी साथ में लिख देना है कि जो r है वह 0 के बराबर और
आर से छोटा है और बी जो आर है बी से छोटा है। फिर से देखो यहाँ समझना है, बी जो है आर से बड़ा रहेगा और आर जो है 0 से बराबर और बड़ा रहेगा। ठीक है, ये शर्त लिख देना है। अब देखो बी की जगह हमने क्या लिखा है, बी की जगह 6, तो जहां जहां बी दिख रहा है वहां हम 6 भर देते हैं, यानी कि 6 प्लस आर और यहाँ पर ब्रैकेट में 0, ठीक, बड़ा और बराबर आर और फिर यहाँ बी की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, देखो ना, अब समझो यहाँ बात। तो यहाँ पर जो भी शर्त लिखा तो तुम आर बराबर क्या क्या लिख सकते हो, आर बराबर लिख सकते हो, देखो 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4 और 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लिख सकते हैं ना। और इसको तुम समीकरण 1 लिख दो कि यह हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से करना क्या है, देखो आर बराबर हमें लिखेंगे कि आर बराबर 0, चाहे से लिखो समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर। ठीक, अब जब आर बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर देखो 6q प्लस आर दिया हुआ है और हम 6q प्लस आर की जगह यदि 0 हम भर दे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 6q प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज और समझना है, देखो यहाँ पर मैंने बताया 6 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3q और ये हमारा सम संख्या है। मैंने पहले ही समझाया था कि सम संख्या विषम संख्या को जब परिभाषित कर रहे थे तो वहां पर मैंने बोला कि 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, सम संख्या है। ठीक, लेकिन जब इसका भाज्य गुणनफल करेंगे तो इसमें हमको 2 मिलेगा, 4 को भी करें तो 2 भाज्य गुणनफल मिलेगा, 6 को भी यदि भाज्य गुणनफल करें तो इसमें हमको 2 मिलेगा। ठीक है, मैंने समझाया था। तो यहाँ क्या क्लियर हो रहा है, यह क्लियर हो रहा है कि जो 6q जो है ये हमारा सम संख्या है। देखो ना, ऐसे लिखो ना, है तो डायरेक्ट लिखो कि हमारा 6q जो है सम संख्या है, या इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। देखो रुको समझाता हूँ। सम संख्या 6q 6 क्या है, सम संख्या है। ठीक, और 6 में तुम किसी से भी गुना करोगे, क्यू क्या है, क्यू पूर्णांक यानी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो तुम किसी से भी गुना करो 6 में, 1 से, 2 से या 3 से, जब भी गुना करोगे तो तुमको एक हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को, हम लोग गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सम संख्या ही मिल रहा है। यानी कि जब एक सम संख्या में किसी पूर्णांक से गुना किया जाता है तो हमको सम संख्या ही मिलता है। ठीक है, यानी पहला जब r बराबर 0 भरा तो हमको सम संख्या मिला, ये हमारा समीकरण, इसको 2 कर दो। ठीक, फिर लिखोगे समीकरण 1 में ही r बराबर 1 रखने पर तो देखो a बराबर 6q प्लस आर है और 6q प्लस आर की जगह क्या भरना है, 1 भरना है। तो देखो मैंने ये समझाया कि सम संख्या है, सम संख्या, और ये क्या है, ये हमारा विषम संख्या है। देखो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमको क्या हमेशा मिलेगा, हमको हमेशा विषम संख्या मिलता है। ठीक है, इसको समीकरण 3 कर दो। इसको फिर से समझाएं, जैसे कि हम उदाहरण तौर पर एक सम संख्या ले लेते हैं, कितना ले, 8 ले लेते हैं और इसमें हम एक विषम संख्या जोड़ते हैं, जैसे कि विषम संख्या 5 जोड़ दें तो क्या प्राप्त हुआ, 8, 5, 13। यानी हम क्या समझ रहे हैं कि हम जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या ही मिलता है। ठीक है, हम लोगों ने समीकरण 2 और समीकरण 3 यानी कि r बराबर 0 और r बराबर 1 रख के देख लिया। अब 2, 3, 4 और 5 इसी प्रकार से भरेंगे हम। चलो अब लिखेंगे फिर से समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर। तो a बराबर हमारा 6q प्लस आर है और 6q प्लस आर के जगह 2 भर देंगे।
तो देखो यहाँ भी हमारा सम संख्या है और 2 भी हमारा सम संख्या है। तो सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा। इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद ही चेक कर लो। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक, फिर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q प्लस r। ठीक, अब की क्या लिखना है? तो 6q प्लस r की जगह 3 भर देंगे। ठीक है, तो a हमारा सम संख्या हो जाएगा और a हमारा विषम संख्या हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या ही मिलता है। ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा। फिर से समीकरण 1 में r बराबर 4 रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस r, 6q प्लस r की जगह 4 भरेंगे। तो देखो सम संख्या में सम संख्या जोड़ें तो क्या मिल जाएगा? सम संख्या ही मिल जाएगा। ये समीकरण 6 हो गया। फिर से समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस r, यानी कि 6q प्लस r के बदले 5। देखो सम में जब विषम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? विषम संख्या मिल जाएगा। ये हमारा समीकरण 7 हो गया। ठीक है, और बस बाकी कुछ नहीं रहा। अब लिखना केवल इतना ही रहा कि समीकरण देखो कौन कौन में विषम संख्या है? तो समीकरण 3, समीकरण 5 और 7 से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक, ये देख के लिख देना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं फिर से इस वीडियो को समझाकर अपलोड कर दूंगा। कुछ इसी प्रकार से मैं तीसरा प्रश्न को भी समझा रहा हूँ। वैसे तो तीसरा प्रश्न पहले से ही बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ मैं अलग, कुछ लास्ट में कुछ अलग बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब कि बाकी सभी टीचर जो करते हैं वो मैं नहीं करूंगा। फिलहाल मैं उसी प्रकार से प्रश्नों को हल कर दूंगा, लेकिन अंत में इस प्रश्न को पूरी तरह से समझाऊंगा क्या कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखो अधिकतर शिक्षक लोग करेंगे क्या कि यहाँ से अधिकतम संख्या जो लिखा हुआ है इसको पकड़ेंगे और एचसीएफ निकाल देंगे। बोलेंगे कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और इस अधिकतम वर्ग को पकड़ो और एचसीएफ निकाल दो। किसका? 616 और 32 का। ठीक है, हम भी फिलहाल कुछ इसी प्रकार से बनाते हैं, हमें कुछ इसी प्रकार से बनाना भी है, लेकिन लास्ट में मैं इसको अपना तरफ से जो भी होगा समझाना मैं उसे समझाऊंगा। देखो इस प्रश्न को हल करना चाहें, सबसे पहले पूरा मिटाने दो, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आप भी उतना आपको परीक्षा या एग्जाम हॉल में बनाते वक्त आपको यह कीवर्ड ही ध्यान देना है। ठीक, कि अधिकतम लिख रहा है तो करेंगे क्या कि प्रश्नानुसार लिख के एचसीएफ लिख देंगे और 616 और 32 का हम एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या समझाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में? मैंने समझाया था, तो यहाँ पर समझा देते हैं कि रफ लिखेंगे, ROGH रफ, और लिखने के बाद हम जो बड़ा है 616 हम देख रहे हैं कि बड़ा है किससे? 32 से बड़ा है, तो हम 616 को 32 से भाग देंगे। ठीक,
तो एक बार में यहाँ पर 32 लग जाएगा और घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9 और एक 5 हो गया, यहाँ 5 में से 3 जगह यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम ये 6 है, यहाँ से 6 उतार देंगे। फिर हम कितना बार में लगाएंगे? 9 बार में लगाएंगे। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 है, 1 28। फिर उसके बाद हम घटाएंगे, घटाने पर 16 में से 8 गया 8, यहाँ कट्टम कुट्टम और यहाँ पर भी कट्टम कुट्टम। शेष हमारा कितना बच गया? शेष हमारा 8 बच गया। तो इस शेष को हम ऐसे घेर के यहाँ से 32 उतारते हैं और उसके बाद 4 बार में हम लगा देंगे। इतना रफ में मैंने बताया था कि जब परीक्षा में बनाएंगे, एग्जाम हॉल में जब बैठकर इस प्रश्न को हल करते रहेंगे, जो भी प्रश्न को हल करते रहेंगे, तो बगल में रफ करना अनिवार्य है। मैंने क्या बताया कि इससे होता क्या है कि परीक्षा जो चेक कर रहा है उसको हेल्प मिल जाता है कि जो परीक्षार्थी है वो प्रश्न को किस प्रकार से हल किया है, और वो नंबर देने में कोई कंजूसी नहीं करता है। ठीक है, हमने इतना हल कर लिया। उसके बाद क्या करना है? 616 लिखना है और बराबर भाजक गुण भागफल जोड़ शेषफल करना है। ये हमारा भाज्य है। तो फार्मूला की यदि बात किया जाए यूक्लिड विभाजन में, तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। पहला प्रश्न में, पहला दूसरा प्रश्न में सब बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो 616 बराबर भाजक गुण भागफल यानी कि 32 गुण 19 प्लस 8 लिखना है। भाजक गुण भागफल जोड़ शेषफल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ उतार दिया जाता है, यानी कि जो अगला ब्रैकेट में घेरा हुआ है, जो बीच में है, उसको उतार देंगे हम। और उतारने के बाद फिर से 8 यानी भाजक गुण भागफल गुने 4 प्लस यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ जो आता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ जो होता है क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब हम लिख देंगे कि दोनों समूहों में स्तंभों की संख्या कितना है? 8 है। समान संख्या वाला कितना समूह है? तो 8 है। ये नहीं बताना है कि प्रत्येक स्तंभ में कितने सदस्य हैं, केवल इतना बताना है कि स्तंभों की संख्या कितना है, मतलब कि प्रत्येक स्तंभ में सदस्यों की संख्या समान रहे। बस लिख देंगे, वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। वो आप खुद लिख लीजिएगा। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ, जो एडिशनल बात जो मैंने बताया एक्स्ट्रा समझाने के लिए, उस प्रश्न को कि केवल एचसीएफ निकाल देने से आप पूरी तरह से नहीं समझ पाए होंगे। भले आंसर आपका आ गया, लेकिन देखो समझाना मैं क्या चाहता हूँ। इस प्रश्न की बात किया जाए तो लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, आर्मी टुकड़ी वही, और इधर बैंड वाला आर्मी टुकड़ी है। दो को, एक आर्मी है और एक आर्मी बैंड है, जिसको क्या करना है? मार्च करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले नहीं है तो तुम स्तंभ और पंक्ति समझ लो कि स्तंभ किसे कहते हैं और पंक्ति किसे कहते हैं। यदि हम कुछ इस प्रकार से कहाँ लिखें? इधर लिखते हैं। 1 1 2 3 4 5। पहले हमको लिख लेने दो, फिर समझाऊंगा क्या कि मैं क्या लिख रहा हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ 15। देखो जो ऊर्ध्वाधर है यानी कि जो खड़ा खड़ा लाइन है उसको हम स्तंभ बोलते हैं। देख रहे, जो हम घेरा लगाते जा रहे हैं वो सब क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि कुछ लोगों को इस प्रकार, 15 लोगों को इस प्रकार से हम लाइन में सजाए हैं, लाइन लगाए हैं, तो ये जो खड़ा खड़ा लाइन है स्तंभ कहलाता है। और उसके बाद जो इस प्रकार का लाइन बनता है वो पंक्ति कहलाता है। यानी इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है? तो पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 5 है। समझ में आया? स्तंभ और पंक्ति। ठीक है, इसका उपयोग करना है। और इसका उपयोग करना है क्या? यही तो स्तंभ था। स्तंभों की संख्या बताना था, तो स्तंभ तो इसमें कितना आंसर आया? 8 आया। यानी कि 8 वो स्तंभ है जिसमें सदस्यों की संख्या बराबर होगी। ठीक, अब समझना क्या है, हम एक आसान सा प्रश्न लेते हैं। जो यहाँ 616 और 32 जो बड़ा बड़ा अंक दे दिया है, हम छोटा अंक लेकर समझेंगे। हम छोटा अंक में किसको लेते हैं? 16 ले लेते हैं। ठीक है, आर्मी कितना है? 16 है। और आर्मी बैंड कितना है? बैंड वाला जो मार्च करते हैं वो 32 है। नहीं सॉरी, 32 नहीं लेंगे, वहाँ पर छोटा संख्या लिए 16, तो यहाँ पर छोटा संख्या हम कितना लेंगे? चलो 12 ले लेते हैं। 12। ठीक, ये हमारा आर्मी सेना की टुकड़ी है और यह आर्मी बैंड है, बैंड वाले हैं। अब करना क्या है कि जो भी स्तंभ बनेगा, मान लेते हैं कि वो स्तंभ बनता है, और इस प्रश्न में तो 8 वो बनता है, लेकिन इस प्रश्न में हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना आएगा? 16 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 4 एचसीएफ आएगा। आप खुद निकाल के चेक कर लेना।
ठीक, एचसीएफ हमारा 4 आएगा। तो देखो हम 4 को स्तंभ लगाएंगे, यानी कि 4 लाइन लगेगा, जिसमें आर्मी बैंड के जितना लोग हैं वो सभी लाइन में मतलब पूरे पूरे आ जाएंगे, और सेना के जो टुकड़ी है वो भी पूरे पूरे आ जाएंगे। वो अधिकतम में स्तंभों की संख्या कितना है, तो 4 होगा। देखो इसको मैं समझाता हूँ कैसे से। सबसे पहले जो आर्मी बैंड हैं उसको हम सजा लेते हैं, लिखते क्या 12 गो है, स्तंभ की संख्या क्या रहेगा, 4 गो रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ 12 हो गया। ठीक है, ये सब आर्मी बैंड है। अब सेना की टुकड़ी 16 गो है। देखो यहाँ 12 लिखे हैं, तो 4 गो स्तंभ में 12 लोग एडजस्ट हो गए, ठीक है ना, न कमा और नहीं अधिक बेसी हुआ। अब 16 जो सेना की टुकड़ी है उसको सजाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ तक आर्मी बैंड है और उसके पीछे क्या है, सेना की टुकड़ी है। तुम गौर किए होगे कि आर्मी बैंड में स्तंभों में जितने लोग हैं वो न कमे हैं स्तंभ पूरा करने में और नहीं अधिक हुए हैं। उसी प्रकार से जो सेना की टुकड़ी है उस टुकड़ी का भी खासियत क्या है, तो न स्तंभ को पूरा करने में घटे हैं और न ही स्तंभ से अधिक हुए हैं, यानी कि पूरे पूरे आ गए हैं। बात को समझ रहे हो? वो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। अधिकतम स्तंभों की संख्या 4 है, इससे अधिक नहीं होगा। अब देखो इससे अधिक मान लेते हैं कि 5 है, स्तंभों की संख्या हम 5 मान लेते हैं। तो आर्मी बैंड को जब सरियाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखो स्तंभ को पूरा नहीं कर पाए, 2 ही स्तंभ बराबर, स्तंभ सभी स्तंभ बराबर नहीं है, 2 गो में 3 लोग हैं और बाकी 3 गो में 2 लोग हैं। स्तंभों की संख्या पूरे पूरे नहीं हुआ, स्तंभों में जो लोगों की संख्या पूरे पूरे नहीं हुआ। ठीक है, तो अधिकतम 4 गो स्तंभ के अलावे नहीं हो सकता है। हाँ, इससे कम हो सकता है। देखो इससे कम कैसे हो सकता है, हम एक और स्तंभ बनाते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। इससे कम है, देखो 2 हो सकता है। 2 कैसे हो सकता है इसको बताते हैं हम। 2, देखो 2 यदि 2 लोगों का सरियाएं हम स्तंभ बनाए, 2 गो स्तंभ बनाए, तो आर्मी बैंड भी पूरे पूरे हो जाएंगे और सेना के टुकड़ी भी पूरे पूरे हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो आर्मी बैंड पूरे पूरे हो गए। अब इसके पीछे सेना की टुकड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तुम देख रहे हो, यहाँ से अलग कर देते हैं। बात समझ में आई? यानी कि न्यूनतम हो सकता है लेकिन अधिकतम 4 से नहीं होगा। किस प्रश्न के लिए? 16 कब? जब सेना की टुकड़ी 16 रहे और आर्मी बैंड का टुकड़ी, आर्मी सदस्यों का मतलब बैंड करने वाले सदस्यों की संख्या कितना है, 12 रहेगा, तब कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन प्रश्न हमारा ए वाला है, तो कुछ इसको भी इसी प्रकार से समझेंगे कि 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड की टुकड़ी जो है ना, उसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। जो आर्मी बैंड के पीछे सेना के 616 टुकड़ी मार्च करेंगे, 8 वो स्तंभ रखने से होगा क्या कि आर्मी बैंड को जब सजाते रहेंगे तो आर्मी बैंड की संख्या न कमेगी न अधिक होगी स्तंभ को पूरा करने में, और उसके बाद जो 616 सदस्यों वाली सेना की जो टुकड़ी है उसके साथ भी यही होगा, स्तंभों को पूरा करने में वो न घटेंगे और न ही अधिक होंगे। इस प्रश्न से, जो छोटा सा प्रश्न मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी 16 और 12 का जब एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ 4 आया। ठीक, तो देखो हम यहाँ तक आर्मी बैंड को रखे हैं और उसके पीछे सेना के टुकड़ी को रखे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि स्तंभों की जो संख्या है 4 है, और प्रत्येक स्तंभ में आर्मी बैंड और आर्मी की जो संख्या है यानी सेना की जो संख्या है बराबर बराबर है। उसी प्रकार से इन दोनों को, यानी कि इन जो 16 सदस्यों वाली सेना की जो टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली जो आर्मी बैंड है उसको भी कुछ इसी प्रकार से समझेंगे हम। यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। ठीक, न्यूनतम इससे और कम भी हो सकता है, यानी कि देखेंगे कि कौन सी 8 से नीचे कौन सी संख्या है जो दोनों को काट दे।
वो भी होगा, लेकिन हमको यहाँ अधिकतम संख्या बताना है, जिसके कारण हम एचसीएफ निकाले थे। तो दोस्तों देखो, ये वीडियो थोड़ा सा हमको समझाना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को बीच से, पूरा शुरू से नहीं, बीच से एक बार और देख ले, जहाँ से मैं इस टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और नहीं तो उतना झमेला आप नहीं करना चाहते हैं तो परीक्षा में मात्र आप इतना बना दोगे तो जितना नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। लास्ट में लिखना ना भूलें कि दोनों समूहों में स्तंभों की संख्या कितना है, 8 है, जिसमें वे मार्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने यह प्रश्न आपको समझा दिया है। प्रश्न हमारा क्या है? तो प्रश्न हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखो 3m, सबसे पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। जो कोई भी पूर्णांक रहे, यानी कुछ भी आएगा उसमें 3 का गुणनखंड रहेगा, चाहे 3m+1 कहने का मतलब है कि 3 का गुणनखंड रहने के बावजूद उसके बाद 1 बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे? तो ये चीज माने धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या रहेगा, धन संख्या रहेगा 1 2 3, और पूर्णांक मतलब पूरे पूरे जो संख्या रहता है। मेरा कहने का मतलब कि धनात्मक जो होता है ना, किसी संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि बीच में यहाँ पर हम 0 लिखे, इधर में जो भी बढ़ता है जैसे कि +1 +2, और इधर में जो भी बढ़ता है सब ऋणात्मक होता है, -1 -2। ये भी याद रखना है कि संख्या पूर्ण रहना चाहिए, दशमलव या बटा में या भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब क्या कहलाता है? इधर में जो भी हुआ धनात्मक पूर्णांक है, इधर के जो भी है ऋणात्मक पूर्णांक है। और जो प्लस तथा माइनस के साथ है आज 0 को भी सम्मिलित कर दें तो पूरा संख्या क्या कहलाएगा? तो पूर्णांक कहलाएगा। उसमें से किसका बात किया जा रहा है? तो धनात्मक पूर्णांक का बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मैंने मान लिया। तो b बराबर, b क्या होता है दूसरा वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। b बराबर हम लिखेंगे, b कैसे ज्ञात होगा? b इन दोनों का उपयोग करके हम b ज्ञात करते हैं। दिया हुआ है कि कोई धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे कि हम a माना तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा, क्योंकि यही ना इसी रूप में रहना चाहिए। और हमने धनात्मक पूर्णांक को क्या माना है? a माना है। धनात्मक पूर्णांक यही दोनों रूप, मतलब कि इन दोनों रूप में रहना चाहिए। तो a बराबर हमारा 3m एगो है और एगो a बराबर 3m+1 है। देखो यूक्लिड विभाजन हमारा a बराबर bq+r है। जब इससे तुलना करते हैं तो b बराबर हमें कितना मिलेगा? b बराबर हमारा 3 मिल जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखना है। आगे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम पहला ही वीडियो में सब समझा चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो हमारा यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर bq+r लिख सकते हैं। अब देखो r क्या है? तो r के बदले हम यदि निष्कर्ष निकाले तो r जब भी रहेगा ये b से छोटा रहता है यार, ठीक, और 0 के बराबर और 0 से बड़ा रहता है। ये चीज याद रखना है, ये सब पहले समझाया जा चुका है। तो a बराबर यदि b की जगह हम 3 लिखें तो 3 क्यों, और r ज्यों का त्यों, और इधर भी b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो r का मान रहेगा ना वो 3 से कम रहेगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये सब चीज कहाँ से लिख रहा हूँ? देखो मैं न होता है तो फिर मैं इसे एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो b कैसे है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमको डीपली चलना होगा। अब कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे कि 3 से किसी संख्या में भाग देते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें 8 में भाग देते हैं 3 से, तो 2 बार में 6 लग जाएगा, लगेगा? 2 बार में 6 लगा सकते हैं। यहाँ शेषफल हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, शेषफल हमारा 2 बचा।
तो यही चीज़ यहाँ याद रखना है कि हाँ हाँ हमारा शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो देखो या तो शेषफल बचे ही ना, चाहे एक बच सकता है चाहे दो बच सकता है, यही ना। तीन जैसे ही होगा एक बार में लग जाएगा, यानी कि तीन नहीं बच सकता, जब भी बचेगा तो तीन से छोटा ही बचेगा और जीरो के बराबर रहेगा चाहे जीरो से बड़ा रहेगा। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चला ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा और बी की जगह हमने बी का मान भर दिया 3, यहाँ भी बी का मान भर दिया 3। अब उसके बाद देखो तो मैंने यहाँ समझा रहा था कि यहाँ पर नहीं है तो ये जो आया आर बराबर 0 रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा, उसे लिख देते हैं और लिखने के बाद इसको समीकरण 1 कर देंगे और इन्हीं सभी मानों को भरना है हमको। तो देखो लिखेंगे समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा कितना है, ए बराबर 3q प्लस आर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस आर की जगह 0 भरेंगे तो ए बराबर हमारा फाइनली 3q रहेगा। लेकिन हमको क्या दर्शाना था, वर्ग दर्शाना था कि वर्ग, तो दोनों तरफ इसको वर्ग कर देते हैं, लिखेंगे कि दोनों तरफ है वर्ग करने पर, यही ना है कि जब वर्ग करते हैं तभी ना m जो है 3m चाहे 3m प्लस 1 के रूप में रहता है, यही ना दिया हुआ है। ठीक, तो वर्ग करने पर इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर, यानी 3 × 3 क्यू स्क्वायर हो गया। और देखो आगे ए स्क्वायर बराबर, इसको हम m मान लेंगे, लिख देंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर है। अब देखो यहाँ हम m क्यों माने इसको समझते हैं। देखो m मानने का कारण हमारा यहाँ पर है कि हमको दर्शाना क्या है कि 3 का गुणनखंड होता है, जो भी पूर्णांक रहेगा जो ज्ञात होगा उसका वर्ग करने पर, यानी कि जो धनात्मक है पूर्णांक है उसका वर्ग करते हैं हम, तो जो प्राप्त होता है ना वो 3 का गुणनखंड रहता है। तो देखो ना है ना 3 का गुणनखंड, इसी कारण हाँ m के रूप में लिखना था तो हम m के रूप में लिख दिए, बता दिए यहाँ पर चूंकि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से लिखेंगे आगे हम कि समीकरण 1 में हमने सबसे पहले क्या भरा, 0 भरा, उसके बाद अब 1 भरेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, देखो जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो समीकरण उसको उतार लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है, a बराबर 3q प्लस आर, तो a बराबर 3q प्लस आर की जगह 1 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करना है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ है वर्ग करने पर, तो इधर हमारा ए स्क्वायर मिल जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम इधर तो ए स्क्वायर ज्यों का त्यों उतार दिए और इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो फॉर्मूला हमारा है ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी के स्क्वायर। फॉर्मूला तो पहले जानते हो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर और साथ में 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों में देखो ए स्क्वायर बराबर 3 बाहर निकालेंगे, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या कि यहाँ 3q स्क्वायर बच जाएगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 2q बच जाएगा। ठीक है, आप प्लस 1
अब देखो यहाँ जो पूर्णांक है उसको क्या मान लेना है, m मान लेना है। 3m क्या बच गया +1। हम यहाँ भी लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q² + 2q है। ठीक है। अब देखो हमको दर्शाना था कि जो पूर्णांक होता है 3 के गुना के रूप में होता है। m क्या है, पूर्णांक है, 3 के गुना के रूप में होता है, अब +1 होता है। तो हमने फाइनली यहाँ पर दर्शा दिया है। इसको नहीं है तो समीकरण एक वहाँ दिया हुआ है तो इसको समीकरण 2 कर दो, इसको समीकरण 3 कर दो। अब फाइनली अब लिख दो, अगला भरने की जरूरत नहीं है। लिख दो कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये बात हमने इतना बात इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो पूरा है ना, हमने प्रश्न से देख के लिख दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से यह प्रश्न सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिलहाल 5वां प्रश्न में बात करें तो ये प्रश्न सभी लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन यह हार्ड है नहीं। थोड़ा सा मात्र या कोई चीज़ याद रखना है इसमें कि किस प्रकार से हम मान रहे हैं या किस प्रकार से हम समीकरण में मानों को भर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यदि ध्यान रखते हैं तो प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न हमारा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है ना, वो 9m + 1 या 9m में +8 के रूप का होता है। इस बात को समझना। देखो m जो है ना पूर्णांक है, पूर्णांक भी समझाऊंगा क्या है। पहले नहीं तो पहले समझा ही देता हूँ पूर्णांक क्या होता है। इसे पहले भी समझा चुका हूँ लेकिन अभी भी समझाता हूँ। पूर्णांक कहने का मतलब ना कि कोई भी संख्या या तो धन में रहे, धनात्मक रहे, या ऋणात्मक रहे, उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर +1 +2 +3 धन की ओर, और ऋणात्मक -1 -2 -3, ऐसे ही आगे तक अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। साथ में 0 को भी सम्मिलित कर लेना है। जो सभी संख्या है ना, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे पूरे कोई अंक। अब कोई संख्या लिखे हम, जैसे कि 1.35 हम लिख दिए, तो देखो ना दशमलव में है, चाहे 5/7 लिखे, या भिन्न में है, इसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। पूर्णांक कहने का मतलब कि इकलौता अकेले रहे, पूर्ण रहे, खुद में वो पूर्ण रहे, उसको पूर्णांक कहेंगे। कोई भी अंक जब पूर्ण रहेगा वो पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब आप पूर्णांक मतलब समझ गए। तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है ना, अभी समझाए, जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका घन निकालोगे ना, तो उसमें हमेशा 9 का गुना, मतलब 9 का गुणनखंड निकलेगा, गुना में 9 निकलेगा। यही चीज दर्शाना है। और नहीं तो देखो 9 गुना में न निकलेगा तो 9m, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि गुना में 9 भी निकलेगा, साथ में या तो 1 निकल जाएगा, नहीं तो गुना में 9 निकलेगा, साथ में 8 आएगा। यानी कि यही तीनों रूप में से कोई रूप होगा, या के साथ जुड़ा हुआ है। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब तुम घन करोगे ना, मान के चलो 1 का घन करे, तो कोई भी संख्या रहे उसका जब घन करोगे ना, तो इन्हीं रूपों में रहेगा। या तो 9 के गुणांक में रहे, फिर इसको मिटाते हैं, या तो 9 के गुणांक में वो रहेगा, और नहीं तो मतलब 9 के गुणांक में रहेगा ही, साथ में +1 हो जाएगा या +8 हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज को आगे बढ़ा मतलब समझते हैं। सबसे पहले बनाने की बात किया जाए तो बनाने के लिए करते क्या है कि हम मान लेते हैं। मानेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं, तो b बराबर क्या होगा। देखो अब तो आप सोच रहे हैं कि b कहाँ से आ गया, तो इसी कारण मैं बोल रहा था कि आप नहीं है तो दूसरा प्रश्न जाकर आप देख लें, वहाँ से आपको बहुत सा बातों को अब देख लेते हैं तो बहुत सा बातों को यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो मैं समझाते और बताते चलता हूँ, बताना तो आखिर सब प्रश्न में है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है 9m कि 9m के रूप में होता है, चाहे 9m प्लस 1 के रूप में होता है, चाहे 9m प्लस 8 के रूप में होता है, यानी कि जो पूर्णांक होगा 9 का गुणांक 9 रहेगा और शेषफल में भी जोड़ेंगे तो 8 बच जाएगा, यानी कुछ इस रूप में रहेगा। ठीक, समझाएंगे आगे, आगे समझते जाओ ना, अपने आप सब समझ में आने लगेगा। तो देखो हमारा यूक्लिड विभाजन BQ प्लस R है, ठीक, इसको अभी भी समझा देते हैं, पहले भी समझाए हैं हम कि जब कोई संख्या यानी कि जब कोई भाज्य रहे और उसको भाजक से भाग देते हैं तो कोई पूर्णांक हमको क्यों मिलता है और शेषफल R मिल जाता है, ठीक है। और तो तुम जानते हो पहले से ही कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ये चीज़ तो तुम जानते हो, बहुत पहले ही पढ़े होगे। तो ए यानी मेरा कहने का मतलब पिछले क्लासों में ही पढ़े होगे। तो ए बराबर देखो भाज हमारा ए है, भाजक तुम्हारा बी हो गया और भागफल क्यू और शेषफल आर, ठीक है। यही इसी को तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल रहे हैं, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोला जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में क्या करना है, बी का मान बताना है। तो जो बी है ना BQ प्लस आर, जब इससे तुलना करेंगे इन तीनों को तो तुम गौर करोगे कि बी के जगह 9 है, देखो ना यहाँ प्लस 0 कर दो, बी के जगह 9 है, यहाँ बी की जगह 9 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय हम वहाँ पर बताएं उसको भी लिखना अनिवार्य है, लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ना उसी से सिद्ध होगा। क्या हमारा प्रमेय है, तो ए बराबर BQ प्लस आर है, ठीक। अब आर के बारे में शर्त लिखा जाता है कि जो आर रहता है ना हमेशा बी से छोटा रहता है, नहीं समझे। देखो जो यहाँ शेषफल बचता है ना, तो जब भाजक होता है ओकरा से हमेशा ही जो आर होता है कम होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तुमको समझ में आए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो 20 को देखो 20 है, 20 को भाग देना है 9 से, 2 बार में 18 लग जाएगा, शेषफल हमारा 2 बच गया। तो देखो यहाँ जो भी शेषफल बचता है ना, जब भी यहाँ वाला से कम बचता है, यदि 9 हो जाए तो फिर तो लग ही जाएगा, या चाहे 9 से अधिक हो जाए तो 9 से कम न रहता है, वही बात लिखें जो कि जो शेषफल होता है ना 20 से कम होता है, और कितना 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 रह सकता है, तो यह वह 0 के बराबर हो जाए और 0 से बड़ा रहता है, यानी कि 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा रह सकता है, यही ना। तो चलो जहाँ जहाँ तुम बी देख रहे हो वहाँ बी का मान भर दो, तो 9Q प्लस आर और इधर भरेंगे 9, ठीक है। और इसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं, जो शर्त लिखा हुआ है ना कि इसमें वही आर बराबर क्या लिखा हुआ है, तो 0 से 9 के मतलब 0, ध्यान से समझना, हम ही बोलने में गड़बड़ कर देते हैं। जो आर है ना वो 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, ये चीज़ यानी 0 से लेकर 8 तक हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 9 के बराबर नहीं, 9 से छोटा है, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा, आर बराबर इतना हो सकता है, ठीक है। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि जब r बराबर 0 रहे, इसमें जब r बराबर 0 रहे तो a बराबर क्या लिखा जाएगा, तो a बराबर 9Q प्लस r यानी कि 0, यानी a बराबर तुमको 9Q मिल जाएगा ना, a बराबर। और देखो अभी सब काम तमाम मतलब अभी काम नहीं हुआ है, सब काम समाप्त नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर हमको घन करना अनिवार्य है, यानी घन करने के लिए कह रहा है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक हम जो ये माने हैं ना उसका घन निकालिए, और वो घनवा जो होता है ना ओकरा में 9 का गुणांक होता है, अभियो मिल गया है वैसे, लेकिन हमको घन के चेक करना है। तो देखो दो लिखेंगे कि दोनों तरफ है घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे तो a क्यू इधर 9Q का क्यूब हो जाएगा ना, यानी कि इधर AQ मिल गया और इधर 9 के क्यूब करेंगे। देखो ना यहाँ पर हम 3 बार इसको नहीं तो लिख देते हैं, आसान रहेगा, हम 3 बार इसको लिख दिए हैं, गुना करने की इसे जरूरत नहीं पड़ा है, हल्का गुना पड़ेगा।
ऐसे होता क्या ना कि हम क्यूब करते तो 729 आ जाता, फिर उसमें से कॉमन यानी कि दोहरा काम हो जाता कुछ। ठीक, इसके कारण हम किए क्या कि 9 के क्यूब के जो घात है उसको हम 3 बार लिख दिए, एक 9 को बाहर रखेंगे और बाकी सबको गुना कर देंगे तो 81 क्यूब का क्यूब मिल जाएगा ना। हमको यही चीज ना दर्शाना है कि 9 गुना में रहता है, देखो ना, देखो ए क्यूब 9 जो 81 क्यूब का क्यूब है ना, इसको एम लिख दो ना, और यहाँ बता दो कि जहाँ एम बराबर 81 क्यूब का क्यूब है, ठीक, तुम समझे बात। यहाँ हमको दर्शाना है ना कि जो पूर्णांक रहता है ना, 9 के गुणनखंड रहता है, यानी 9 गुना में रहता है, वही चीज सिद्ध करना है। तो 81 क्यूब का क्यूब हम खुद अपना मन से लिख देंगे और बता देंगे कि 81 क्यूब का क्यूब एम बराबर 81 क्यूब का क्यूब है। ठीक, अभी मत सोचना कि एम कहाँ से आ गया। प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ना कि जो पूर्णांक रहता है 9 पर गुना में 9 रहता है, इस कारण हम यहाँ एम लिखे हैं। ये थोड़ा डायरेक्ट आ गया, इस कारण आपको असमंजस न हो जाए। अब देखो आगे लिखते हैं। आगे लिखेंगे कि जब r बराबर 0 चले तब कि r बराबर 1, तो तुमको क्या मिलेगा, तो तुमको a बराबर 9 क्यूब प्लस 0 भर दिए हैं, अब कि 1 भरना है। देखो ना यहाँ भरेंगे, सॉरी हम यहाँ बता देते हैं, r यहाँ ना है तो यहाँ भरेंगे, तो a बराबर 9 क्यूब प्लस 1। क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे तो ए क्यूब और इधर 9 क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ एक नया आ गया, यहाँ आ गया कि a प्लस बी का होल क्यूब। यदि पता होगा तो आगे मैं बनाओगे, यदि अपने से बनाते रहो, यदि नहीं पता होगा तो तुम अटक जा सकते हो। सबसे पहले कमेंट करके बताओ क्या तुमको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद है। मैं तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यदि याद है तो वीडियो को स्टॉप करो और पहले लिखने का प्रयास करो। फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है। पता था? अब तो तुम कह ही सकते हो कि हाँ पता है। नहीं तो एक काम करो, एक काम और तुम करो, एक और फॉर्मूला होता है जो तुम यहाँ लिखोगे, नहीं तो कमेंट करो। मतलब मेरा कहने का तो तुम यहाँ थोड़ी लिख सकते हो, कमेंट करके बताओगे। हम एक ही फॉर्मूला नहीं चाहें तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं प्लस बी के होल क्यूब बराबर। उस फॉर्मूला का तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम आगे काम करते हैं। तो ए क्यू यहाँ 9 क्यू प्लस ए का होल क्यू करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे तो फॉर्मूला हमारा है ए क्यू प्लस 3a² बी, सॉरी बी लिख दिए हम, बी की जगह 1 प्लस 3, फॉर्मूला ए बी स्क्वायर 3ab² प्लस बी का क्यूब। फिर से समझो, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला पर हो गया, बैठ गया। अब देखो आगे हल करते हैं। तो ए क्यूब बराबर इसको हल करेंगे तो तुम्हारा कितना मिलेगा, 729 क्यू का क्यूब। ठीक है, यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 या 3 से गुना करेंगे तो 243, 81 या 243 रहता है। और क्यूब स्क्वायर 1 से गुना करने पर तो उतना ही रह जाएगा, प्लस 9 × 27 क्यू प्लस 1 का घन करेंगे तो यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1। अब देखो जो जितना पूर्णांक है सब में से 9 कॉमन लेंगे, एक में तो कॉमन होगा ही नहीं, तो यहाँ तक जो है उसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो ए क्यूब बराबर 9 कॉमन हो गया, तो यहाँ 81 क्यूब प्लस यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 कॉमन ले तो 27 क्यूब स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 9 यहाँ 9 कॉमन ले तो 3 क्यूब बचेगा प्लस 1। अब देखो यहाँ डायरेक्ट हम किए हैं, थोड़ा सा एक लाइन नहीं है तो बढ़ा देते हैं। इससे होगा क्या ना कि आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ डायरेक्ट थोड़ा हो रहा है, तो हम देखो 729 को लिख सकते हैं 9 × 81
क्यू का क्यूब प्लस यहाँ 9 गुने कितना 9 गुने इसको तोड़ेंगे तो 27 है क्यू स्क्वायर। देखो ना 27 में 243 होता है तो 9 गुने 27 लिख दिया। हम 9 बाहर निकालने का ना प्रयास कर रहे हैं, इसका 9 के रूप में तोड़ के लिख रहे हैं। आगे देखो यहाँ 27 को तोड़ेंगे, चिन्ह तो प्लस देना चाहिए था, प्लस 9 गुने 3 क्यू प्लस 1। अब देखो ये पूरा में से हम 9 कॉमन लेंगे तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन लें हमें तो 81 क्यू का क्यूब यहाँ बच जाएगा, मिटाने दो, ठीक। और यहाँ पर 9 बाहर निकल जाएगा तो 27 क्यू स्क्वायर बचेगा, फिर 9 बाहर निकल जाए तो 3 क्यू बचेगा। इसको ब्रैकेट को बंद कर दे क्योंकि यहाँ तक ना कॉमन होगा, और फिर प्लस 1 लिख देंगे। तो देखो ना तुमको क्या मिला, ए क्यू बराबर 9 पूरा के तो हम m मान लेंगे और प्लस 1 लिख देंगे कि जहाँ m बराबर है ना क्या है तो 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू है, ठीक। ऐसे इसको समीकरण देखो यहाँ पर समीकरण 1 मानना था और इसको समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। अब आप शायद बोर होने लगे होंगे लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना ही जरूरी है। यहाँ पर देखो फिर लिखेंगे कि जब r बराबर 1 भर दिए, अब इसमें 2 भर के इसी प्रकार से करना है। जब 2 भरेंगे तो क्या हो जाएगा इसे देखते हैं, क्या मिलेगा a बराबर 9 क्यू प्लस r की जगह कितना भरना है 2 भरना है, घन करेंगे हम, लिखेंगे दोनों तरफ। देखो जब मैं इसको हल कर रहा होगा तो मतलब ऐसा ना कि न समझ में आए आपको नींद आने लगे, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मतलब एकदम आसान आसान तोड़ तोड़ के बहुत आसान बनाते हुए आपको समझाऊं, तो इसी कारण पूरा तोड़ दे रहा हूँ। और डीप मैथ जो है ना, जो 1-2 लाइन में बनता है वो 3-4 लाइन में चला जा रहा है। तो बात लंबा जाने से नहीं है, थोड़ा सा लॉन्गे चला जाएगा तो क्या दिक्कत है। प्रश्न हमारा यह है कि हमको समझ में आना चाहिए, बात जो हम बोल रहे हैं चाहे जो भी हम बना रहे हैं उसको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो जब कहने का मतलब हम r बराबर 0 भर के देख लिए, r बराबर 1 भर के देख, r बराबर 1 भी हो गया, अब r बराबर 2 भरना है। लिखेंगे दोनों तरफ है घन करने पर। अब देखो इसको दोनों तरफ घन करेंगे तो इधर a क्यू और इधर 9 क्यू प्लस क्यू, क्यू नहीं 2 लग रहा है कि क्यू है, 2 का क्यूब। तो हमको ए क्यू फॉर्मूला के अनुसार देखो यहाँ तोड़ेंगे तो ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, मतलब बी यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ए क्यू बराबर यहाँ फिर हम देखो 9 के बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर पता है कितना मिलेगा 81 क्यू का क्यूब मिल जाएगा। यहाँ हम 9 के बाहर निकाल लें तो 9 गुने लिखेंगे यानी 9 गुना के रूप में लिखेंगे तो 9 एगो 9 बच्चा रहेगा, 9 27 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 9 बाहर निकले तो 4 यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 यहाँ 3 12, फिर से पहले 9 लिखना जरूरी है ना, 9 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करें तो 4 12 हो जाएगा। यहाँ क्यू है तो क्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। अभी पूरा में से हम 9 बाहर निकालेंगे तो ए क्यू बराबर 9, देखो पूरा में से बाहर निकलेगा, इसमें से बाहर निकालें कॉमन लें तो 81 क्यू का क्यूब यहाँ 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक, प्लस 8 हम किए का कॉमन ले लिए, हम इन तीनों में से 9 को बाहर निकाल लिए। अब ए क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 9 पूरा के बदले क्या लिख देंगे m, ठीक, प्लस 8। और यहाँ पर दर्शा देंगे, क्या दर्शा देंगे कि जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू है, ठीक है। अब देखो इसको नहीं है तो समीकरण 3 कर देंगे, बस। अब कुछ ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रहा, अब थोड़ा सा सब कुछ भाषा लिखना यहाँ पर बाकी रह गया, यानी कुछ शब्दावली लिखना यहाँ बाकी है। लिखेंगे ना यहाँ कि समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट
होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नौवें प्लस 1 या नौवें प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, बस प्रश्न हल हो चुका है। एक बार में यदि समझ में ना आए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ जब समझा रहा था ना तो मैंने आपको बोर कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको खुद से भी हल करें। प्रयास मैंने किया हूँ कि आप बोर ना हो। पर हमारा प्रश्न था, उस प्रश्न को मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, पिछला जो मैंने एक सॉन्ग सुनाया वो किस कारण सुनाया उसका भी मैं आपको मतलब कुछ कारण बताते चलता हूँ। देखो, अब तक हम मेरे चैनल पर है जो चैनल बनाया हुआ हूँ, जिस वीडियो में डाल रहा हूँ, उस पर लगभग जितना भी सब्सक्राइबर है ना, उससे ज़्यादा मैंने वीडियो डाल दिया है। कहने का मतलब जितना वीडियो है उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है। कारण क्या रह रहा है कि आप लोग वीडियो को नहीं लाइक और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो होता क्या है कि डिमोटिवेशन हो जाता है। तो जो ये सब सॉन्ग है ना, मोटिवेशनल सॉन्ग, उसी का प्रयोग करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं उसी सॉन्ग के बहाने आप लोगों से बात करूँ और आप लोगों को से रिक्वेस्ट और आप लोगों को मतलब आपके मन में मनसा जगा सकूँ कि हाँ, आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे पता है। और क्या बताना चाह रहा था कि हाँ, 200 से ऊपर वीडियो मैंने डाल दिया हूँ और 209 सब्सक्राइबर है फिलहाल मेरे चैनल पर। सब्सक्राइबर ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हैं। फिलहाल मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर संख्या 209 है और उतना सारा वीडियो बना कर मेहनत करके डाले हुए हूँ, तो डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी यह तो तय है कि मुझे कोई भी मोटिवेशनल वाला चीज़ मिले या ना मिले, लेकिन लगातार मैं वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ और अपलोड करूँगा हूँ। भले पढ़ाने से मुझे मतलब कि उस प्रकार से व्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन एक फ़ायदा तो हो रहा है ना मुझे कि मतलब मुझे बोलने का एक्सपीरियंस या किसी मैथ को बार-बार पढ़ाने का एक्सपीरियंस, इस सब में मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हो जा रहा है और बोलने का शैली विकसित हो जा रहा है। तो लास्ट जाते-जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और इससे ज़्यादा आपसे क्या कर सकता हूँ। शेयर करने की तो बात दूर है, आप लोग तो लाइक भी नहीं करते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।